गुड मॉर्निंग गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी चैप्टर नंबर 5। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं एग्रोनॉमी के चैप्टर्स, जिसके पार्ट 4 तक हमने पहले ही सोल्व कर रखे हैं। अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन या फिर सभी पार्ट्स के लिंक आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। तो अगर आप कोई सी भी क्लास लेना चाहते हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की या फिर कोई ओल्ड पेपर की, ठीक है, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। तो वहाँ से आप सभी को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बीजोपचार हेतु निम्न रसायनों या जैव उर्वरकों को किस बढ़ते हुए क्रम में प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले याद रखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जब आप सीड ट्रीटमेंट करते हो, जब आप बीज उपचार करते हो तो इसका सही क्रम क्या होता है। मतलब सबसे पहले आप क्या प्रयोग करते हो, जैसे कि मान लीजिए राइजोबियम का प्रयोग करते हो, कीटनाशक का प्रयोग करते हो या फिर कवकनाशी का प्रयोग करते हो। सबसे पहले कौन सा लेते हैं, उसके बाद में कौन सा लेते हैं, उसके बाद में कौन सा हम उपचार करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में याद रखिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, आपको बस याद रखना है FIR। क्या आपको याद रखना है? मात्र और मात्र आपको याद रखना है FIR। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ये क्वेश्चन है ये आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब FIR तो आप नाम तो सुने ही होंगे बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए पुलिस में FIR होता है। ठीक है, तो आसानी से आप इसे याद रख सकते हो। क्या है, याद रखिएगा, बढ़ता हुआ क्रम ये होता है FRI। अभी होता है क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा हम फंजीसाइड का यूज़ करते हैं। FRI मतलब सबसे पहले हम कवकनाशी मतलब फंजीसाइड का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, राइजोबियम कल्चर से हम उपचार करते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि आपको बस याद रखना है बढ़ता हुआ क्रम FIR। FRI का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कवकनाशी का प्रयोग करेंगे मतलब फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे। सेकंड में हम करेंगे इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग करेंगे। और थर्ड में हम क्या करेंगे, राइजोबियम कल्चर का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आसानी से ये क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं की जो पीला रस्ट, आपने याद रखिएगा बहुत सारी रस्ट देखे होंगे, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है गेहूं में। ठीक है, और ये मुख्यतः याद रखिएगा कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है। और आपने देखा होगा कि जो पक्सिनिया स्पीसीज है, अब यहाँ पर याद रखिएगा जो पक्सिनिया स्पीसीज है इसके कारण ये रस्ट होती है। ठीक है, पक्सिनिया की स्पीसीज बहुत सारी होती है, तो उन्हीं के कारण क्या होता है कि ये जो रस्ट होती है, तीनों प्रकार की रस्ट है, ये किस में होती है, गेहूं में देखने को मिल जाती है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो येलो रस्ट होती है इसके मुख्य कैरेक्टर क्या होते हैं, मुख्य लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेकंड ऑप्शन रहेगा, मतलब पंक्ति पर या फिर जो पत्ती है इस पर पंक्ति के रूप में पीले धब्बे पड़ जाते हैं। याद रखिएगा क्या पूछा गया है कि लक्षण क्या होते हैं येलो रस्ट के। तो आपको क्या बताना है कि जो पत्ती है इस पर पंक्ति के रूप में पीले छोटे और गोल फूटे हुए यूरोपरस्यूट निर्माण हो जाता है। ठीक है, कुछ सिम्टम्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई गोला, आप इसे ऐसे मान सकते हो जैसे कि मान लीजिए कोई पत्ती है। ठीक है, इस पर क्या होता है, गोल होते हैं, ये पीले होते हैं, या फिर ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। क्या हो जाता है, छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, और इनको नाम क्या दिया गया है, याद रखिए यूरोपरस्यूट इनको नाम दिया गया है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित फसलों और उनकी किस्मों के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, फसल, उसके बाद में जो ऑप्शन है ये आपको दे रखा है उसके वेराइटी। तो इनमें से आपको ये पहचाना है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जैसे कि हम अभी देखेंगे, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा नहीं है ये आपको पहचाना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं कि जो क्लीपर, कपास सुजाता, लोबिया, पूसा फाल्गुनी और मूंग उपास 120। आप इसका डायरेक्ट आंसर समझ गए होंगे, क्योंकि याद रखिएगा उपास जो 120 है ये किसकी वैरायटी होती है, याद रखिएगा मूंग की वैरायटी नहीं होती है, बल्कि ये किसकी होती है, याद रखिएगा अरहर की वैरायटी होती है। उपास 120 ये किसकी वैरायटी होती है, याद रखिएगा ये होती है अरहर की।
और अरहर को हम क्या कहते हैं, रेड ग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अरहर को रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और उपास 120 किसकी किस्म होती है, अरहर की वेराइटी होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, कौन सा गलत है याद रखिएगा, उपास 120 मूंग की नहीं होती है। राइट आंसर फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि गेहूं में कल्ले फुटान मतलब टिलरिंग के समय अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर एक आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि याद देखिए आपको जो टेम्परेचर है इसमें आपको ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना, ठीक है। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इससे, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप ये इनको याद करने बैठ जाओगे कि उपयुक्त तापमान कितना होता है, क्योंकि सब फसलों का कुछ अलग अलग होता है, वैसे देखा जाए तो अलग अलग होता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि बस आप एवरेज लेकर चलिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई सी भी फसल यहाँ पर कर रहे हो, तो जितनी भी जो खाद्यान्न फसल है उनका सभी का आपको एक बार तो टेम्परेचर नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप नोट करोगे तो आपको ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि कितना एवरेज आ रहा है, कितना एवरेज आ रहा है। आप सीजन्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए रबी की फसल है, अब रबी की फसल कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, आप कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। उनका आपको सभी का क्या करना है, सभी जो तापमान दे रखे हैं उनको सभी को एक जगह आपको लिख लेना है। रबी की फसल जितनी भी है उनका तापमान आपको एक जगह नोट कर लेना है। और ऐसा ही क्या करना है, खरीफ सीजन की जितनी भी फसल है उन सभी को आपको एक जगह नोट कर लेना है। इसके बाद में आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। इन सभी का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। आप जैसे ही एवरेज निकालोगे तो बस आप इस एवरेज को याद रखिए, ठीक है। बस आप इसको क्या करना है, केवल और केवल आपको एवरेज को याद रखना है। इस झमेले में आपको नहीं पढ़ना है कि गेहूं के लिए इतना टेम्परेचर आवश्यकता होता है, इसके लिए इतना होता है, क्योंकि अगर आप एक फसल को भी देखने बैठ जाओगे ना तो बहुत सारा टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। आपको ज़्यादातर इसमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसके बजाय आप किसी अदर टॉपिक में आप ध्यान दीजिए। बस इसका आप एवरेज निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर पहचान सकते हो आसानी से, ठीक है। बस यहाँ पर यही कहूँगा कि एवरेज के अकॉर्डिंग आप याद करिए। अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, बस मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आप कौन से याद करते हो या फिर कैसे याद करते हो, आपके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, आप याद करिए। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं कि हमें दिक्कत आ रही है तो वो ये फॉर्मूला अपना सकते हैं एवरेज निकाल कर, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि गेहूं में कल्ले फुटान मतलब टिलरिंग के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है। तो ये होता है, याद रखिएगा, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि पौधों में स्थायी रूप से कौन सा तत्व कार्बनिक संयोग ऑर्गेनिक कंपोजिशन में समाहित नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, पोटेशियम होता है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि पौधे की कम वृद्धि समय के साथ अधिकतम वृद्धि तथा साथ ही पोषक तत्व का पौधे में संचयन क्या कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका भी आप राइट आंसर डायरेक्ट देख लीजिए। इसी को बोला सा याद रखिएगा, सफिशिएंट रेंज बोला सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा समुच्चय निर्माण सोइल एग्रीगेट फॉर्मेशन में मुख्य ऑर्गेनिक सीमेंट एजेंट का कार्य करते हैं। तो इसको भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बस इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, मृदा समुच्चय निर्माण, ठीक है। तो इसका जो कियासा है, ये कियासा है पॉलीसैकेराइड्स के द्वारा कियासा है। अब याद रखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बस याद रखना है कि जो टेट्राजोलियम क्लोराइड है या फिर जो टेट्राजोलियम जो टेस्ट किया है, इससे किसका निर्धारण किया है। याद रखिएगा, लगभग आपको ये सभी एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो टेट्राजोलियम जो टेस्ट किया है, इससे किसका निर्धारण किया है। बीज की शुद्धता का, बीज का अंकुरण का, सीड विएबिलिटी का, या फिर बीज की गुणवत्ता का। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, टेट्राजोलियम टेस्ट। तो ये जो कियास है, याद रखिएगा ये कियास है सीड की विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए। किसके लिए कियास है, सीड की विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट कियासा है। सीड विएबिलिटी मतलब बीज की जीवन क्षमता। याद रखिएगा, सीड विएबिलिटी का मतलब क्या होता है, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए
ट्रेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट किया सा है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोबारा से देख लीजिए, इसका क्या मतलब क्या होता है? जीवन क्षमता। ठीक है, हिंदी अर्थ ये रहेगा जीवन क्षमता, और इंग्लिश CDB एबिलिटी याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक आलू के बीज की बीज दर क्या रखी जाती है। आपसे क्या पूछा गया है? ट्रू पोटैटो जो सीड है, इसके अकॉर्डिंग जो बीज दर रखी जाती है प्रति हेक्टेयर, ये कितनी रखी जाती है? आपको क्या बताना है? सीड रेट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो ट्रू पोटैटो सीड है, ये मेथड किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो वास्तविक आलू के बीज या ट्रू पोटैटो सीड है, ये जो अवधारणा दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो अब यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है इसे, कि सत्य कौन बोलता है? राम बोलता है। आप यहाँ पर एक बात याद रखिए कि सत्य कौन बोलता है? राम बोलता है। ठीक है, आप सभी को पता है, रामायण आप देखते हो, राम सत्य ही बोलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे कि ट्रू मतलब राम। ठीक है, तो राम से हम याद रखेंगे रामानुजन। आपकी यहीं से और ट्रिक रहेगी क्या, कि सत्य कौन बोलता है? राम, और राम से हमें पता चल गया कि इसकी खोज या फिर जो ये अवधारणा थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी रामानुजन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा गया है कि जो बीज दर रखी जाती है, ये कितनी रखी जाती है? ऑप्शन आप यहाँ पर देख चुके हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 100 से 150 ग्राम रखी जाती है। 100 से 150 ग्राम रखी जाती है, मात्र और मात्र 100 से 150 ग्राम रखी जाती है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में मोठ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब मोठ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया सा है? तो याद रखिए, अगर आपसे पूछता है मोठ का जो सर्वाधिक उत्पादन लिया सा है, तो ये लिया सा है राजस्थान में लिया सा है। मोठ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर लिया सा है? राजस्थान में लिया सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इससे पहले याद रखिएगा, इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी पूछी जाती है मोठ से, वो कौन सी होती है? RMO 40 होती है। नोट जरूर कर ले इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि RMO 40 किसकी वेराइटी होती है। तो आपको क्या याद रखना है? RMO। अब इसको भी आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो कि RMO कैसे याद रखोगे? राजस्थान मोठ। RMO का मतलब क्या होता है? राजस्थान मोठ। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे कि RMO 40 किसकी वेराइटी होती है। आपको क्या रखना है कि RMO का मतलब होता है राजस्थान मोठ। तो मोठ से हमें पता चल गया कि ये किसकी वेराइटी होती है? मोठ की वेराइटी होती है। ठीक है, राजस्थान मोठ मोठ की वेराइटी है। RMO 40 किसकी वेराइटी है? मोठ की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, तिल जिसका बोटनिकल नेम क्या होता है? याद रखिएगा, सिसेमम इंडिकम। तिल का बोटनिकल नेम क्या होता है? सिसेमम इंडिकम। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि इसकी जो बीज दर होती है, ये कितनी होती है? और आपको क्या बताना है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आपको बताना है। 2 से 3 kg पर हेक्टेयर, 3 से 4 kg पर हेक्टेयर, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर, या फिर 5 से 6 kg पर हेक्टेयर। क्या पूछा गया है कि जो तिल की है, जिसका बोटनिकल नेम सिसेमम इंडिकम होता है, इसकी बीज दर क्या होती है पर हेक्टेयर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जो तिल की बीज दर होती है, ये कितनी होती है? ये होती है 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत का कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है सरसों, तो सरसों का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया सा है? राजस्थान में ही लिया सा है। कहाँ पर लिया सा है सबसे ज़्यादा? ये लिया सा है राजस्थान में ही लिया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेपसीड व मस्टर्ड, रेपसीड व मस्टर्ड का फल कौन सा कहलाता है? बीज, दाना, सिलिक्वा या फिर कैरियोप्सिस? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और क्वेश्चन को बस याद कर ही लेना या फिर नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? रेपसीड या मस्टर्ड जो सरसों है, इसका फल क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, सरसों का फल सिलिक्वा कहलाता है। सिलिक्वा कहलाता है। सरसों का फल क्या कहलाता है? सिलिक्वा कहलाता है। 2 या 3 बार मेरे साथ बोलिए कि सरसों का फल क्या कहलाता है? सिलिक्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलिक्वा कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि सरसों में याद रखिएगा एक वाइट रस्ट होती है। आपने रस्ट का नाम तो सुना ही है। मुख्यतः याद रखिएगा, जो तीनों प्रकार की रस्ट है, ये गेहूं में देखने को मिलती है। ठीक है,
लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वाइट रस्ट है, मतलब जो सफ़ेद रस्ट है, ये किस में होती है? याद रखिएगा, ये होती है सरसों में होती है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि वाइट रस्ट किस में देखने को मिलती है? सरसों में देखने को मिलती है। और इस वाइट रस्ट का कारण क्या होता है? वाइट रस्ट का कारण क्या होता है, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं है तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाइट रस्ट है ये किस में होती है? याद रखिएगा, सरसों में होती है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि किसके कारण होती है? ये होती है एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है। एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। सरसों का फल सिलिक्वा कहलाता है, सरसों में व्हाइट रस्ट होती है और इसका कारण एल्बुगो कैंडिडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से पूछा गया है कि मृदा की आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप से उचित मात्रा या फिर उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि मृदा की आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन को कि इसमें क्या पूछा गया है कि मृदा की जो आवश्यक पोषक तत्व है इसको प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है, मृदा उत्पादकता कहलाती है, या फिर उर्वरक गुणांक कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। एक कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी सोच समझ के इसका राइट आंसर दोगे तो आसानी इसको आप बता दोगे। तो याद रखिएगा, जो मृदा की आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करने की जो क्षमता होती है ये क्या होती है? याद रखिए, ये होती है मृदा उर्वरता होती है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लें कि पादप पोषणों में तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, मतलब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, किसके द्वारा दी गई थी? डीजे निकोलस के द्वारा, आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा, जेस कंवर के द्वारा, या फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ये किसके द्वारा दी गई थी? अनिवार्यता का जो कसौटी का जो सिद्धांत दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपको बस राइट आंसर पहचाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, जो अनिवार्यता का जो सिद्धांत दिया गया था, अनिवार्यता की कसौटी का जो सिद्धांत दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा, आर्नन और स्टाउट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आर्नन और स्टाउट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि असमतल, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन रह गया कि आलू किसका रूपांतरण है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार कराया है और याद रखिएगा ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि आलू किसका रूपांतरण है? तो याद रखिएगा, आलू किसका रूपांतरण होता है? ये होता है एक प्रकार का तना होता है। मतलब क्या होता है? आलू एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है? एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, रूपांतरित तना होता है। आप इसे हिंदी में नोट करिए, रूपांतरित तना, और इंग्लिश में आपको याद रखना है मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, दोनों को मैंने आपको बता दिया है, आपको कौन सा भी अच्छा लगता है आप वो याद रख सकते हो, इंग्लिश वाला या फिर हिंदी वाला। एक होता है मॉडिफाइड स्टेम, एक होता है रूपांतरित तना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे जो भी एक काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम लगभग आपको कई बार क्लियर करा चुके हैं कि असमतल या ऊबड़ खाबड़, जिसको बोला है अंडुलेटिंग भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आपको मैंने बताया अभी था कि अंडुलेटिंग अगर आपको मिल जाए, अगर आपको पूछ लिया ऐसा है कि अंडुलेटिंग मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए कौन सा सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो बस आपको ये ऑप्शन दिख जाए, मतलब ये अगर आपको वर्ड देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, तब आपको डायरेक्ट क्या लगाना है? राइट आंसर स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा विधि। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा होता है, तो आपको क्या याद रखना है? मात्र और मात्र फव्वारा विधि होती है। और अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है कि अगर कहीं पर पानी की कमी है, पानी की कमी है या फिर सूखा क्षेत्र है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड को लेते हैं, कौन सी विधि को यूज़ किया ऐसा है, तो बस आपको याद रखना है कि अगर किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है या फिर कोई सूखा क्षेत्र है, तो इसमें हम याद रखिएगा ड्रिप। सूखे क्षेत्र में तो हम क्या करेंगे? ड्रिप मेथड का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिए इसमें सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? ड्रिप मेथड का यूज़ करते हैं सूखा क्षेत्रों में। और अगर आपसे पूछता है ऊबड़ खाबड़,
उबड़ खाबड़ मतलब कोई ऐसी ज़मीन है मान लीजिए जहाँ पर कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है। तो ऐसी जो सोइल होती है, ऐसी जो मृदा होती है, इसमें हम क्या करते हैं, फव्वारा मेथड का हम प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको सही से क्लियर कर दिया है फव्वारा विधि क्या होती है और इसको कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, और ड्रिप विधि क्या होती है और इसका प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो यार अगर आपको क्वेश्चन पसंद आता है, अगर आपको समझाया हुआ कुछ अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक जल्दी से कर दिया करो। अगर वीडियो को लाइक करते हो तो इसके साथ साथ शेयर भी आपको करना है, क्योंकि ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, बार बार आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस अगर यहाँ पर कम स्टूडेंट है तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट को यहाँ पर कनेक्ट कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास ले पाए। ठीक है, यही रूल आपको सेकेंड चैनल पर करना है, क्योंकि आपकी 3 क्लास डेली लगती है, 2 क्लास आपकी शाम की लगती है और 1 क्लास आपकी मॉर्निंग की लगती है। ठीक है, 2 क्लास मतलब एक इसी चैनल पर और एक हमारे सेकंड चैनल पर लगती है। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी जो इवनिंग क्लास है ये 9 बजे होती है। इसलिए आप सभी को 9 बजे प्रेजेंट हो जाना है हमारे सेकंड चैनल पर, और इस चैनल पर आपका जो टाइम है शाम का ये रहेगा 8 बजे। दोबारा से दिखा देता हूँ, आप बार बार कमेंट करते हो कि सर जी लाइव क्लास का टाइम क्या है। तो याद रखिएगा, मॉर्निंग क्लास का जो आपका टाइम है ये है 10 बजे, और इवनिंग क्लास का आपका 2 क्लास है, एक इसी चैनल पर लगेगी वो लगेगी 8 बजे, और एक हमारे सेकंड चैनल एग्री बाय दीपक सर पर लगेगी, उसका टाइम है 9 बजे। ठीक है, एक क्लास आपकी शाम की 8 बजे होगी, एक क्लास आपकी 9 बजे होगी। सुबह की क्लास आपकी 10 बजे रहती है, कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, इसलिए 10:15 या 10:30 पर सुबह की क्लास होती है। ठीक है, बस आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है, जब भी क्लास लगेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाजरे के बीज को किस गहराई पर बोना चाहिए। बाजरे के बीज को किस गहराई पर बोना चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर या फिर 5 से 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है बाजरे के बीज, तो बाजरे के बीज को याद रखिए केवल और केवल 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः मृदा अम्लता को किसके द्वारा ठीक किया जाता है। क्या पूछा गया है, अम्लता मतलब ये भूमि क्या है, अम्लीय भूमि है। क्या है ये, अम्लीय भूमि है। ठीक है, तो अम्लीय भूमि का जो नियंत्रण किया जाता है, जो इसका रोकथाम की जाती है या फिर इसका जो कंट्रोल किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, चूना के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अम्लीय, ये किया जाता है चूना। और अगर आपसे पूछता है क्षारीय, तो क्षारीय में आपको क्या याद रखना है, क्षारीय मृदा का जो सुधार किया जाता है ये कैसा है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। बस आपको याद रखना है, अम्लीय अगर आपको मृदा देखने को मिले तो आपका राइट आंसर होगा चूना के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है क्षारीय मृदा का जो सुधार किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप यही क्वेश्चन देख सकते हो, तो यहाँ पर याद रखिएगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है। तो आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जा सकता, बल्कि ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये किसका सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। किसका होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कैच क्रॉप उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मृदा में फसल अवशेष मिलाना, मृदा को दरारों से बचाना, खरपतवारों को दबाना या फिर बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अधिक आय प्राप्त करना। कैच क्रॉप का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए इसका जो मतलब होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर आपका होगा बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अधिक आय प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कैच क्रॉप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि याद रखिए ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपसे पूछा गया कि उर्वरक नियंत्रण जो कि 1957 में पारित किया गया था, इसके अनुसार यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इसे आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो कि यूरिया में जो बायोरेट की मात्रा है 88% से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका ना तो 1 रहेगा ना ही 2 रहेगा, मतलब आपका राइट आंसर मात्र और मात्र 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1.5 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि बंड फार्मर से बनाई जाती है, मतलब सबसे पहले याद रखिएगा बंड फार्मर क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट होता है, और जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि अगर आपसे होता है बंड फार्मर, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है, याद रखिएगा मेड बनाने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, मेड बनाने के लिए बंड फार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ठोस सतह पर अधिशोषित जल के अणु अन्य जल अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठोस सतह पर अवशोषित जल के अणु क्या करते हैं, मतलब एक अणु है जो कि दूसरे अणुओं को या फिर अन्य अणुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इनके जो मध्य जो बल लगता है, ठीक है, यहाँ पर जो बल है ये कौन सा बल होता है, ये आपको पहचाना है। तो याद रखिएगा अगर एक अणु दूसरे अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो ये जो इनके मध्य जो बल लगता है ये क्या कहलाता है, याद रखिएगा ये कहलाता है संसंजन बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, संसंजन बल कहलाता है। एक अणु से दूसरे अणुओं के मध्य जो बल लगता है इसको क्या कहता है, याद रखिएगा संसंजन बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि पौधे की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा क्या है। क्या पूछा गया है, जो अपर लिमिट होती है जो कि मृदा नमी उपलब्ध हो जाती है पौधों को, लेकिन वो कौन सी होती है ये आपको पहचाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है स्थायी मुरझान बिंदु, मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है तो इस पर कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, याद रखिएगा 15 बार पर कितना होता है प्रेशर, 15 बार होता है स्थायी म्लानी बिंदु पर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऊपरी सीमा है ये किस पर होती है, तो ये होती है, याद रखिएगा क्षेत्र समता पर होती है। इसका राइट आंसर वैसे क्या होगा, याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं कि अगर आपसे पूछता है अपर लिमिट कहाँ होती है तो फील्ड कैपेसिटी पर होती है, और अगर आपसे पूछता है कि जो याद रखिएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये कितने पर होता है, कितने दाब पर होता है, ये होता है 15 बार पर होता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे क्योंकि यहाँ पर याद रखिए जो बार है ये क्या होती है, दाब की एक इकाई होती है, दाब की क्या होती है, इकाई होती है। ओके, तो कितने पर होता है स्थायी म्लानी बिंदु, ये होता है 15 बार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नियंत्रण परिस्थितियों में मृदा के एक कॉलम से परकोलेशन एवं निक्षालन का मापन किसके द्वारा किया जाता है। कॉलम का मतलब होता है आप एक स्थान समझ सकते हो, मृदा का एक स्थान क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लीचिंग भी ज्ञात करना है और निक्षालन भी आपको क्या ज्ञात करना है, मतलब परकोलेशन और लीचिंग इन दोनों का आपको ज्ञात करना है। तो लेकिन किसके द्वारा, किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो मापन किया जाता है किस उपकरण की सहायता से किया जाता है, इनफिल्ट्रेशनोमीटर के द्वारा, इवेपोरोमीटर के द्वारा, साइक्रोमीटर के द्वारा, फिर लाइसीमीटर के द्वारा। ऑप्शन आप सही से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कि जो अंत है श्रवण मतलब परकोलेशन और जो लीचन, इन दोनों का जो डिटरमाइन किया जाता है, जो मापन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा ये किया जाता है लाइसीमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा निक्षालन या फिर परकोलेशन का मापन ये किया जाता है लाइसीमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि खुली नाली में जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा ये वैसे अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए आपको एक खेत में, इस क्वेश्चन का संबंध आप ऐसे मान सकते हो, मान लीजिए आप कोई खेत में पानी दे रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, पानी दे रहे हो, क्या कर रहे हो, पानी दे रहे हो। लेकिन ये जो नाली में जो पानी बह रहा है इसका क्या प्रेशर है और ये किस प्रेशर या फिर किस दबाव की सहायता से बह रहा है या फिर ये कितना दाब लग रहा है, इसका जो आप मापन करोगे ये किस उपकरण की सहायता से आप करोगे। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आप पानी दे रहे हो उसका क्या बहाव है, यही आपको मानना है या फिर इसी को मापना है। तो ये किसके माध्यम से आप मापोगे, तो याद रखिएगा अगर हम इसका मापन करेंगे तो ये किसके द्वारा करेंगे, याद रखिएगा वी नोच के द्वारा हम करेंगे, या फिर आप वी नोच का यहाँ पर छोड़ सकते हो क्योंकि वी नोच का प्रयोग थोड़ा सा गहराई में किया जाता है
और नाली हमारी इतनी गहरी नहीं होती है, तो वी नोच यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि आप यहाँ पर मान सकते हो पार्सम फ्लो। ठीक है, विनोज का ज़्यादातर प्रयोग किया है गहराई में, लेकिन इसको यहाँ पर हम नहीं लेंगे, बल्कि हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा पार्सम फ्लो। मतलब हमारा जो खेत है उसकी जो नालियों में जो पानी बह रहा है, इसका अगर हमें दबाव या फिर इसका प्रेशर मापना है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पार्सम फ्लोम का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि वाटर टेबल मतलब जल स्तर की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? जल स्तर मतलब यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई जल है, जैसे कि मान लीजिए कोई तालाब है, ठीक है, या फिर कोई नदी है, तो इसकी अगर आपको गहराई मापनी है, इसकी अगर आपको डेप्थ मापनी है, तो इसके लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करोगे? तो याद रखिएगा ये कैसा है? पीजोमीटर का प्रयोग किया सा है। अगर आपसे पूछता है यार कि वाटर टेबल मतलब जल स्तर की गहराई अगर आपको मापनी है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? याद रखिएगा पीजोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? पीजोमीटर का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का के बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होनी चाहिए? क्या पूछा गया है? संकर मक्का के बीज दर। तो संकर मक्का की बीज दर आपको यहाँ पर कई बार हम क्लियर भी करा चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो रागी होता है, अब ये रागी क्या होता है? याद रखिएगा ये होती है एक माइनर फसल होती है। क्या होती है? माइनर फसल होती है। अब ये माइनर फसल के जैसे कि क्या होती है? तो याद रखिए जो मेजर फसल होती है हमारी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए हम गेहूँ लेते हैं, चावल लेते हैं, ज्वार लेते हैं, जौ लेते हैं, जई लेते हैं, ये सभी क्या आती है? याद रखिए मेजर फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, जितनी भी हम फसल पढ़ते हैं नॉर्मली, तो ये सभी क्या होती है? मेजर फसल होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइनर, तो ये माइनर कौन सी होती है? माइनर का प्रयोग मुख्यतः याद रखिएगा जब कोई मान लीजिए अकाल पड़ जाता है, या फिर सूखे की स्थिति आ जाती है, सूखे की स्थिति आ जाती है या फिर अकाल आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये यूज़ किए जाते हैं। वैसे ये कुछ क्षेत्र जहाँ की मान लीजिए सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर पानी है ही नहीं, तो वहाँ पर इनको ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माइनर फसल होती है, ये कम से कम पानी पर भी अच्छी से अच्छी उत्पादन हमें दे देती है। ठीक है, तो रागी किसका एग्जाम्पल है? माइनर फसल का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो रागी होती है इसका बॉटनिकल नेम क्या है? बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है रागी, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है? याद रखिएगा इसका होता है इल्यूसिन कोरकाना होता है। क्या होता है? इल्यूसिन कोरकाना रागी का बॉटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि चने का मुख्य हानिकारक कीट कौन सा होता है? यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो, फली छेदक, कटवा कट, चेपा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? याद रखिएगा चना। अब आप इसे कैसे याद रखोगे? चना में याद रखिएगा एक पोड लगता है। आपने देखा होगा जब चना लगता है तो जिसमें दाने आते हैं वो क्या होता है? ठीक है, एक पोड होता है, और इस पोड के अंतर्गत क्या आता है? हमारा जो चना है इसका दाना बनता है। तो याद रखिएगा जो इसका जो मेजर इंसेक्ट होता है, मेजर जो कीट होता है, वो कौन सा होता है? याद रखिए यही होता है, जिसमें दाना बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोड। तो याद रखिए इसमें क्या करता है? वो छेद कर देता है। क्या करता है? ये जो हमारी पोड बनती है, तो इसमें वो छेद करके जो हमारा दाना बनता है तो उसको वो खा जाता है। कौन सा कीट लगता है चने में? वो क्या करता है? याद रखिएगा पोड बोरर होता है। छेद करना मतलब बोरर। आसानी से याद रख सकते हो कि चना की जो पोड बनती है, तो एक इसमें ऐसा कीट होता है जो क्या करता है? इस पोड को तोड़ देता है, मतलब इसमें छेद कर देता है और हमारे बीज को खा जाता है। तो वो बीज कौन सा हुआ? मतलब उसमें क्या किया? छेद किया, मतलब बोर कर दिया। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे। याद रखिएगा इसका जो मुख्य कीट होता है ये कौन सा होता है? पोड बोरर होता है, मतलब फल छेदक होता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो फली छेदक होता है। पोड का मतलब होता है फली, फली छेदक होता है। ठीक है, क्या होता है? फली छेदक होता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। चना का मुख्य कीट कौन सा होता है? पोड को जो काटने वाला, उसको क्या बोला जाता है? पोड बोरर या फिर फली छेदक बोला जाता है। ठीक है, तो आसानी से आप याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक ले सही, जब बाय, टेक केयर।